हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इरिगेशन का शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम सॉइल मैकेनिक्स और आरसीसी डिजाइन का शॉर्ट नोट्स का रिवीजन हम करा चुके हैं। ठीक है, अभी हम इरिगेशन देखेंगे। ये वीडियो जो है आने वाले आपके हर एग्जाम में आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया तरीक़ा से देख सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इरिगेशन में। पहला चैप्टर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, इरिगेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल अप्लीकेशन ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, वो हो गया आपका इरिगेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, जो अनाज उत्पन्न होता है, जो अनाज उगाते हैं हम लोग, उसमें वाटर का रिक्वायरमेंट जो होता है वो किस किस फॉर्म में होता है उसका हम लोग देखेंगे। जो ये क्रॉप उत्पन्न हुआ, इल्ड हुआ, इसको हम लोग क्विंटल पर हेक्टेयर, क्विंटल पर हेक्टेयर और टन्स पर हेक्टेयर में हम डिनोट करते हैं। ठीक है, क्विंटल का स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, QUINTAL होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपका लोम्स होता है, ये आइडियल सॉइल होता है इरिगेशन के लिए। लोम्स आप सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लोम्स जो है ये किसका मिक्सचर होता है? ये आपका होता है सैंड का, सिल्ट का और क्ले का मिक्सचर होता है। ठीक है, सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है लोम्स। सैंड जो है 20%, ठीक है, सिल्ट जो है 40% और क्ले भी 40% होता है लोम सैंड में। ये आइडियल सॉइल है, बढ़िया सॉइल है इरिगेशन पर्पसेस के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स में कुछ और चीज़ें जान लीजिए आप। सेचुरेशन कैपेसिटी की बात करें आप, ठीक है, सेचुरेशन कैपेसिटी का, तो ये आपका होता है टोटल वाटर कंटेंट। इसमें आपका कैपिलरी और नॉन कैपिलरी फिलअप दोनों हो जाएगा। ठीक है, कैपिलरी और नॉन कैपिलरी क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी है, ये आपका क्या है? मिट्टी है, ये वाटर टेबल है। तो कहीं कहीं क्या होता है, इसके ऊपर भी एक लेयर है। ठीक है, दो लेयर है सपोज दैट। तो यहाँ से पानी जो है ऊपर की तरफ कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर की तरफ आता है, कैपिलरी राइज होता है, उसी को हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं। और नॉन कैपिलरी फिलअप मतलब उसमें वो कैपिलरी के द्वारा नहीं आएगा। ठीक है, ये उसमें पानी ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा। तो ये दोनों कैपिलरी और नॉन कैपिलरी दोनों वाटर कंटेंट मिला के हम लोग बोलते हैं टोटल वाटर कंटेंट। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बाय ग्रेविटी जो अवेलेबल होता है मिट्टी के अंदर में, वो आपका होता है फील्ड कैपेसिटी होता है। ठीक है, क्लियर है? आप देखिए यहाँ पे टेम्परोरी विल्टिंग पॉइंट, रिकवर विदाउट एडिशन ऑफ H2O। ठीक है, टेम्परोरी विल्टिंग पॉइंट में पानी का लेयर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन बिना पानी मिक्स किए हुए ही वो फिर से अपने वाटर के जो कंटेंट है उसको अचीव कर लेगा। वो हो गया आपका टेम्परोरी वाटर कंटेंट। परमानेंट टेम्परोरी विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होगा? रिकवर विथ एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मतलब जब तक आप पानी मिक्स नहीं करेंगे तब तक वो अपना वाटर कंटेंट को रिकवर नहीं करेगा। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कैनॉट रिकवर। ये आपका पानी इतना सूख जाएगा मिट्टी से कि वो रिकवर नहीं हो सकता। अगर वाटर भी आप मिल गया मतलब डेड, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 पॉइंट है, टेम्परोरी विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको हम हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 2% होता है सैंड के लिए और 30% होता है क्लेई सॉइल के लिए। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, 2% होता है सैंड के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, और 30% होता है क्लेई सॉइल के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको फील्ड कैपेसिटी निकालना है तो कैसे करिएगा? देखिए ये एक डायग्राम है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो अल्टीमेट पॉइंट है। सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है ये अल्टीमेट पॉइंट है। यहाँ तक अगर वाटर कंटेंट रहेगा इस पॉइंट तक, तो ये अगर इसमें आप पानी भी मिक्स करते हैं तो ये फिर से रिकवर नहीं करेगा अपने सेचुरेशन को। ठीक है, लेकिन
ये जो है इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है ये है आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये अल्टीमेट, ये परमानेंट, ये आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये फील्ड कैपेसिटी और ये सेचुरेशन कैपेसिटी है। मतलब पूरा ये देखिए टोटल मैक्सिमम टोटल वाटर कंटेंट है ये, मतलब इतना तक जो मिट्टी है वो पानी को ले सकता है सेचुरेशन कैपेसिटी तक, ठीक है। और ये आपका है फील्ड कैपेसिटी उसके नीचे है, ठीक है। देखिए फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यहाँ तक का जो आपका वाटर होता है, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, वहाँ तक के वाटर को हम अवेलेबल वाटर बोल सकते हैं, ठीक है, और कैपिलरी वाटर भी बोल देंगे, ठीक है। ये दो ये हम आपको हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट हाइग्रोस्कोपिक वाटर के बारे में बताए थे कि ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट के बीच के वाटर को हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये सब क्या है, ये सब देखिए सॉइल के अंदर में जो वाटर प्रेजेंट रहता है ना उसी का एक फॉर्म है, ठीक है। पानी अगर कम मात्रा में होगा, बहुत कम होगा तो अल्टीमेट पॉइंट होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो गया, उससे ज़्यादा हो गया तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो गया, उससे ज़्यादा हुआ तो फील्ड कैपेसिटी हो गया, उससे ज़्यादा हुआ तो सेचुरेशन कैपेसिटी हो गया, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? और भी चीज़ें आगे आपको हम बताएंगे अभी इसमें। देखिए ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से यहाँ तक के वाटर को हम अनअवेलेबल वाटर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ इस वाटर को आप यूज नहीं करते हैं, इसके ऊपर में जो वाटर होगा उसको आप यूज करिएगा, मतलब इसका जो अगर आप पौधा मान लीजिए इसमें प्लांटेशन करते हैं तो यहाँ तक के ऊपर वाला जो वाटर है वही यूज हो पाता है, इसके नीचे वाला पानी यूज नहीं हो पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी को एक बॉन्ड में बना के रखता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह सबसे पूछेगा इसमें, ठीक है, कौन सा अनअवेलेबल वाटर है, फील्ड कैपेसिटी क्या है, और आपका अवेलेबल वाटर क्या है, ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, सेचुरेशन कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी के बीच के वाटर को ग्रेविटेशनल वाटर बोलेंगे। अब देखिए फील्ड कैपेसिटी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा, फील्ड कैपेसिटी निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है N/S होता है, पोरोसिटी डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपका फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। इसका एक और भी आप इसको एक तरीका से लिख सकते हैं, वेट ऑफ मॉइस्चर इन ए सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी डिवाइडेड बाय टोटल ड्राई वेट ऑफ द सॉइल, ठीक है। क्या लिखिएगा, फील्ड कैपेसिटी इक्वल्स टू, फील्ड कैपेसिटी इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, वेट ऑफ, लिख सकते हैं आप वेट ऑफ मॉइस्चर, वेट ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट, इसको नोट कर लीजिए आप, अगेंस्ट ग्रेविटी डिवाइडेड बाय टोटल ड्राई वेट ऑफ सॉइल, टोटल ड्राई वेट ऑफ सॉइल, ये आपका क्या हो जाएगा, फील्ड कैपेसिटी हो जाएगा। N पोरोसिटी है, S स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अगर आपको अवेलेबल मॉइस्चर निकालना है तो अवेलेबल मॉइस्चर फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपको, अवेलेबल मॉइस्चर आएगा। देख सकते हैं आप फिगर में ही, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये अवेलेबल वाटर है, मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के तक हम लोग क्या करेंगे, वाटर कंटेंट को माइनस करेंगे फील्ड कैपेसिटी में से, तो क्या होगा, अवेलेबल वाटर हमको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे रीडली अवेलेबल मॉइस्चर, जो कि इजिली अब प्लांट जो है, पौधा जो है जिसका हम प्लांटेशन करते हैं वो आसान तरीका से, आसानी से, इजिली एक्सट्रैक्टेड बाय द प्लांट, प्लांट इजिली इसको निकाल सकता है इस पानी को, तो ये होता है आपका 75 से लेके 80% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ वाटर held by the soil at field capacity, equivalent depth of water held by the soil at field capacity, मतलब depth of water at field capacity आपको अगर निकालना है field capacity तक कितना depth of water है। देखिए ऐसे तो आपका ये जो है field capacity, यहाँ तक आपको पता चल गया कि field capacity है, ठीक है। नीचे में बाकी सारा पॉइंट है आपका, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये आपका सेचुरेशन कैपेसिटी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, S इंटू D इंटू फील्ड कैपेसिटी, ये होता है आपका इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ वाटर हेल्ड बाय द सॉइल एट फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। अगर आपको निकालना होगा डेप्थ ऑफ वाटर एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट निकालना होगा तो S इंटू D इंटू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और आपका डेप्थ ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर और वाटर स्टोरेज कैपेसिटी और मॉइस्चर डेप्थ निकालना होगा तो उसको हम Y से डिनोट करते हैं, Y equals to depth of water required equals to S into D into field capacity
माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये आपका क्या होता है, डेप्थ ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर और वाटर स्टोरेज कैपेसिटी और मॉइस्चर डेप्थ। ठीक है, यहाँ पे y इक्वल्स टू आप क्या लिखिएगा, y इक्वल्स टू एस इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। डी क्या है, डी है आपका डेप्थ ऑफ सॉइल और डेप्थ ऑफ द रूट जोन है। एस क्या है, एस हम यहाँ पे लिख चुके हैं एक ऊपर में कि अगर एस नहीं दिया होगा तो हम 1.3 से लेके 1.4 तक हम कंसिडर कर सकते हैं। एस है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। एस इक्वल्स टू आप इसको ऐसे भी गामा डी बाई गामा डब्ल्यू से भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, इससे भी आप निकाल सकते हैं एस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। एस स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे लिखा हुआ है गामा डी बाई गामा डब्ल्यू। गामा डी क्या होगा, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, और गामा डब्ल्यू क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, सबसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर डी डब्ल्यू निकालना है, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 70 से 80% ऑफ वाई होता है। ठीक है, वाटर जो होता है हम लोग हमेशा ओएमसी तक जरूर अप्लाई करते हैं शुरू में, ओएमसी प्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल। ठीक है, तो रेडली अवेलेबल मॉइस्चर अगर आपको निकालना होगा तो एस इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट करेंगे। ठीक है, अगर ओएमसी दिया होगा, अगर ओएमसी नहीं दिया होगा तो डायरेक्टली जो आप वाई निकाले ऊपर में, इस फॉर्मूला से जब आप वाई निकाले, इसी का 70 से लेकर 75% तक क्या हो जाता है, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम और यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे लिखे नहीं है शॉर्ट नोट्स में, लेकिन आप यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस लिख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। टाइप ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट में आप सबसे पहले लिखिए मेजर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा मीडियम प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा स्मॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आप बताइए कि इरिगेशन पोटेंशियल कल्चरेबल जो कमांड एरिया होता है, अब इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कल्चरेबल जो कमांड एरिया होता है, ये सब एरिया जो है, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो जो कल्चरेबल कमांड एरिया होता है, देखिए सबसे पहले तो एक एरिया हो गया कमांड एरिया। जितना भी एरिया में इट इज द एरिया टू बी इरिगेटेड बाय द कैनाल सिस्टम, उसको हम बोल दिए कमांड एरिया। कमांड एरिया किसको बोल दिए, जितना एरिया को हमको कैनाल सिस्टम इरिगेट करेगा उसको हम कमांड एरिया बोल दिए। कल्चरेबल कमांड एरिया क्या बोल दिए, इट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया, इट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया विच इज फिट फॉर कल्टिवेशन, जो उपजाने के लिए, खेती करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए फिट बैठ रहा है, वो हो जाएगा आपका कल्चरेबल कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया क्या होगा, टोटल एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड इफ अल्टीमेटेड सप्लाई ऑफ वाटर इज अवेलेबल। मतलब एक आप अल्टीमेट सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई आप देते जा रहे हैं पानी का पूरा का पूरा, वो आपका हो जाएगा ग्रॉस कमांड एरिया। ठीक है, तो कल्चरेबल जो कमांड एरिया होगा, अगर मेजर प्रोजेक्ट है तो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मीडियम प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें जो कल्चरेबल कमांड एरिया है वो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में। ठीक है, लेस देन अगर 2,000 हेक्टेयर है कल्चरेबल कमांड एरिया, तो उसको हम स्मॉल प्रोजेक्ट के अंदर में रखेंगे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का अगर बात करें हम, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का अगर हम बात करें तो मेजर प्रोजेक्ट में कॉस्ट जो होता है वो 5 करोड़ से ज़्यादा होता है, मीडियम में 0.5 से लेके 5 करोड़ के बीच में होता है। ठीक है, और स्मॉल में 0.25 से 0.5 करोड़ के बीच में होता है। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक आपको यहाँ तक तो सभी चीज़ क्लियर ही होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं और क्या क्या है, और उसको भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इरिगेशन पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अभी हम यहाँ तक डिस्कशन किए थे, इरिगेशन पीरियड
और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन एफ अगर आपको निकालना है तो ये होता है आपका dW/cu होता है। dW क्या है? रीडली अवेलेबल मॉइस्चर, जो कि निकालना आपको हम बता दिए, ठीक है। dW/cu है, cu क्या है? कंजप्टिव यूज है और इवापोरेशन लॉस है। कंजप्टिव यूज और इवापो ट्रांसपिरेशन लॉस है। cu ये क्या होता है? डेप्थ बाई टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजप्टिव यूज और इवापो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। प्लांट जो है अपने ग्रोथ के लिए जितना पानी लेता है, जितना मेटाबॉलिज्म एक्शन के लिए जितना पानी का रिक्वायरमेंट होता है, पत्ती जो है पेड़ का, लीव्स जो है वो कितना पानी, और उसका जड़ जो है वो कितना पानी का रिक्वायरमेंट होता है पेड़ के द्वारा, वो होता है आपका कंजप्टिव यूज, ठीक है। तो एफ जो है आपका फंक्शन हो जाएगा टाइप ऑफ सॉइल के, टाइप ऑफ क्रॉप का और क्लाइमेटिक कंडीशन का, ठीक है। तो यहाँ पे इरिगेशन पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन निकालना है तो dW/cu आप निकाल लीजिएगा। अब ये जो इवापो ट्रांसपिरेशन है इसको हम लेसीमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। ये एम्पिरिकल फार्मूला है जो कि यूज्ड आर ब्रेली क्रीडल मेथड के द्वारा होता है, ये पेनमैन मेथड के द्वारा भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नॉट इम्पोर्टेंट लिखे हैं तो आप ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इवापो ट्रांसपिरेशन में इवापोरेशन और ट्रांसपिशन मिक्स रहता है। अब जो ये कंजप्टिव यूज है ये आपका इवापोरेशन प्लस ट्रांसमिशन प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। ये डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वाटर यूज्ड बाय द प्लांट फॉर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, जो कि बहुत कम होता है फोटोसिंथेसिस के लिए जो यूज होता है, ये आपका डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। तो कंजप्टिव यूज जो होता है ये आपका इवापो ट्रांसपिरेशन से ज़्यादा होता है। क्यों? देखिए इवापो ट्रांसपिरेशन क्या है और कंजप्टिव यूज क्या है। इवापोरेशन मतलब समझते हैं कि सरफेस का वाटर जो है, ठीक है, वो इवापोरेट होके ऊपर चला गया, ठीक है। और जो आपका प्लांट के जो पत्ती होता है, प्लांट का जो आपका लीव्स होता है, उससे क्या होता है? उससे भी इवापोरेशन होता है। तो ये दोनों को हम मिला के, जो प्लांट से हुआ और जो आपके सरफेस वाटर से हुआ, ये दोनों मिक्स हो गए, इवापो ट्रांसपिरेशन हो गया, ठीक है। और उसमें अगर मेटाबॉलिज्म एक्शन के लिए जो वाटर यूज हुआ वो तीनों अगर मिल गया तो वो कंजप्टिव यूज हो गया। अगर दो मिक्स हुआ इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, ठीक है, तो वो आपका इवापो ट्रांसपिरेशन हो गया। तो कंजप्टिव यूज ज़्यादा होता है, बट हम लोग कन्वीनियंस के लिए दोनों इक्वल लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होता है वाटर यूज्ड बाय द प्लांट फॉर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज बहुत ही कम होता है। अब देखिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रॉप पीरियड क्या होता है, ठीक है। क्रॉप पीरियड टोटल टाइम बिटवीन सोइंग ऑफ क्रॉप एंड इट्स हार्वेस्टिंग, उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉप पीरियड। टोटल टाइम बिटवीन सोइंग ऑफ क्रॉप एंड इट्स हार्वेस्टिंग। और बेस पीरियड क्या हो जाएगा? टोटल टाइम बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग एंड द लास्ट वाटरिंग, वो क्या हो जाएगा? बेस पीरियड हो जाएगा, ठीक है। और कोर वाटरिंग क्या होगा? फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द प्लांट हैव ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर हाइट, उसको हम लोग बोलेंगे कोर वाटरिंग, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा क्रॉप पीरियड जो होता है वो बेस पीरियड से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें अगर आप कन्फ्यूजन होता होगा तो आप ये समझिएगा कि बी के बाद सी आता है, इसलिए सी ज़्यादा हो जाएगा और बी कम होगा, ठीक है। तो क्रॉप पीरियड क्या है? टोटल टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब फर्स्ट सोइंग ऑफ क्रॉप से लेके हार्वेस्टिंग तक जो पानी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप पीरियड। बेस पीरियड टोटल टाइम बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग, पहला वाटरिंग जो दिए हम लोग, ठीक है, उसके बाद लास्ट वाटरिंग जो दिए हम लोग, ठीक है, ये दोनों के बीच का जो समय होता है वो आता है आपका बेस पीरियड होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग इफिशियंसी के बारे में कुछ देखते हैं। वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी क्या होता है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, ये होता है आपका वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है।
मतलब रूट जोन में कितना वाटर, आउटपुट बाय इनपुट आप पढ़े होंगे ना, इफिशियंसी इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट। वाटर एप्लीकेशन मतलब वाटर कितना स्टोर्ड हुआ रूट जोन में डिवाइडेड बाय वाटर कितना डिलीवर्ड हुआ फील्ड में, वो हो गया आपका वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द कैनाल, ये हो जाएगा आपका वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। ठीक है। वाटर यूज्ड इफिशियंसी क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, ये हो जाएगा आपका वाटर यूज्ड इफिशियंसी। वाटर स्टोरेज इफिशियंसी क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट टू फील्ड कैपेसिटी, ये हो जाएगा आपका वाटर स्टोरेज इफिशियंसी। यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन में हम लोग फील्ड कैपेसिटी माइनस एम अवेलेबल मॉइस्चर भी हम लोग करते हैं। वाटर नीडेड इन रूट जोन प्रायर टू इरिगेशन, ये भी होता है नीचे वाला पोर्शन। ठीक है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन डी इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई डी इंटू 100 होता है। जो आपका कैपिटल डी होता है वो होता है आपका मीन डेप्थ ऑफ वाटर इन द रूट जोन एट द डिफरेंट इंटरवल, वो हो जाएगा आपका कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या होगा, एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द डेप्थ फ्रॉम द मीन वैल्यू, वो हो जाएगा आपका स्मॉल डी हो जाएगा। कैपिटल डी क्या होगा, मीन डेप्थ ऑफ वाटर इन द रूट जोन, और ये स्मॉल डी कितना डेविएट हो रहा है। ठीक है। अगर आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 80% दिया हुआ है, मतलब ये कहने का मतलब है कि 80% ऑफ द एरिया रिसीव द सेम डेप्थ ऑफ वाटर, 80% ऑफ द एरिया रिसीव द सेम डेप्थ ऑफ वाटर, और 20% एरिया ओवर इरिगेटेड हो गया है या फिर अंडर इरिगेटेड हो गया है, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज दैट डी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, D1 का वैल्यू 1.7 सेंटीमीटर, D2 का वैल्यू 1.1 सेंटीमीटर, तो डेविएशन कितना हो गया 2 माइनस 1.7 0.3, डेविएशन 2 माइनस 2.1 माइनस 0.1, मतलब 2 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड था। ठीक है, किसी भी जगह पे किसी प्लॉट में, लेकिन हुआ क्या, आप क्या किए कि 2 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड था और आप कहीं पे 1.7 प्लेस कर दिए और कहीं पे 2.1 कर दिए। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी निकालते हैं ताकि ये पता चले कि कितना परसेंट जो एरिया है वो सेम पानी मिला है उसको, लेकिन कितना परसेंट एरिया अंडर इरिगेटेड हो गया है, मतलब कम इरिगेशन मिला है, और या फिर ओवर इरिगेशन मिला है। तो ये आपका अंडर इरिगेटेड हो गया, ये आपका ओवर इरिगेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इरिगेशन रिक्वायरमेंट में कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट CIR, तो ये क्या होगा, CU कंजप्टिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, ये आपका निकल जाएगा कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालना होगा अगर आपको। ठीक है, तो कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस वाटर फॉर लीचिंग, ठीक है, ये आपका हो जाएगा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे CU माइनस इफेक्टिव रेनफॉल प्लस वाटर रिक्वायर्ड फॉर लीचिंग, ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट में, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई आपका जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है उससे आपका क्या निकलेगा, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकलेगा। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट में क्या निकलेगा, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई कन्वेंस एफिशिएंसी, ये आपका ग्रॉस वाटर इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकलेगा। सबसे ज़्यादा क्या होता है, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इसके बाद फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इसके बाद नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इसके बाद कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अब आते हैं हम लोग डिस्चार्ज निकालना है, पंपिंग कैपेसिटी निकालना है। तो डिस्चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू V/T होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ पंपिंग। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, एरिया इनटू डेप्थ ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई इफिशियंसी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी और वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी इंटू 1/T हो जाएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी और टाइम हो जाएगा। ये इससे आप डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं हम ड्यूटी के बारे में देखते हैं, ड्यूटी क्या है। ठीक है, तो ड्यूटी को हम लोग हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर में डिनोट करते हैं। ठीक है,
इससे पहले आप एक डायग्राम समझिए, ठीक है। ये आपका क्या है, नदी है, रिवर है, ठीक है। और यहाँ से, इस नदी से यहाँ पे ये एक आपका क्या गया, यहाँ पे इस नदी के पास में एक बना हुआ है कैनाल रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर, जो कि वाटर के फ्लो को रेगुलेट करता है, ठीक है। इससे एक आपका सप्लाई कनेक्शन जुटा हुआ है, इसको हम बोल दिए मेन कैनाल, ठीक है। ये है आपका मेन कैनाल। यहाँ से जो कैनाल पास हुआ इसको हम बोल दिए ब्रांच कैनाल। ये जो है ये हो गया आपका मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, ये हो गया आपका माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। ये हो गया आपका वाटर कोर्स और ये हो गया आपका फील्ड। पानी इस नदी से बह के इस फील्ड तक आ रहा है। कैसे आ रहा है, मेन कैनाल गया, इसके बाद कहाँ गया, ब्रांच कैनाल, ठीक है। इसके बाद मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में गया, इसके बाद माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, आउटलेट डिस्चार्ज बना हुआ है, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर इसको बोल दिए, ठीक है। ये जो है ये आपका वाटर कोर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हुआ, फ्लो हो रहा है। हम इस पॉइंट को सपोज दैट इस पॉइंट को ए मान लिए, ठीक है। इस पॉइंट को बी मान लिए, इस पॉइंट को हम सी मान लिए, इस पॉइंट को डी, यहाँ पे ई मान लिए और ये हो गया आपका एफ पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स हैं। अभी देखिए यहाँ पे उस उतना समझ में आ गया कि पानी जो है नदी से सबसे पहले मेन कैनाल में आया, उसके बाद ब्रांच कैनाल में, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में, इसके बाद माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में, इसके बाद क्या गया वाटर कोर्स और इसके बाद क्या गया फील्ड में जाके इरीगेट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ड्यूटी होता है इसको हम लोग हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब एक क्यूबिक मीटर में, एक क्यूबिक मीटर में कितना हेक्टेयर, एक क्यूबिक मीटर में कितना हेक्टेयर जो लैंड है वो इरिगेट हुआ, कितना हेक्टेयर लैंड जो है इरिगेट हुआ, ये किससे पता चलता है, ड्यूटी से पता चलता है। इसको हम डी से डिनोट कर दिए, ठीक है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द एरिया ऑफ लैंड इन ए हेक्टेयर, इट इज द एरिया ऑफ ए लैंड इन ए हेक्टेयर दैट कैन बी इरिगेटेड when 1 cubic meter of water is supplied throughout the entire base period, throughout the entire base period। ये क्या हो जाएगा आपका, ड्यूटी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ड्यूटी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एरिया डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज लिखेंगे, ठीक है। डी इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाई क्यू लिखेंगे। अब देखिए कैनाल से फील्ड की तरफ जा रहा है, अगर हम कैनाल से फील्ड की तरफ जाते हैं तो ड्यूटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैनाल से फील्ड की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, डिस्चार्ज कम होता है, तो ड्यूटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ड्यूटी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ड्यूटी एट ए ज़्यादा होगा, ड्यूटी एट बी ज़्यादा होगा, ड्यूटी एट सी ज़्यादा होगा, ड्यूटी एट डी उससे ज़्यादा, मतलब देखिए सबसे ज़्यादा ए होगा, ए पॉइंट पे ड्यूटी ज़्यादा होगा, इसके बाद बी पे ज़्यादा होगा, इसके बाद सी पे, इसके बाद डी पे, इसके बाद ई पे, इसके बाद एफ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि डिस्चार्ज कम होते जा रहा है, डिस्चार्ज कम होते जा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ड्यूटी इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ड्यूटी एट आउटलेट इज आउटलेट फैक्टर, आउटलेट पे अगर आप ड्यूटी निकालिएगा तो उसको आउटलेट फैक्टर बोलिएगा। तो डी एफ क्या हो जाएगा, डी आर डिवाइडेड बाई ईटा सी हो जाएगा। डी एफ क्या है, ड्यूटी एट द हेड ऑफ द फील्ड और कमांड एरिया डिवाइडेड बाई, सॉरी डी एफ हो गया ड्यूटी एट द हेड ऑफ द फील्ड और कमांड एरिया, मतलब ये आउटलेट फैक्टर, और डी आर क्या हो गया, ड्यूटी एट द हेड ऑफ ए कैनाल, बिगिनिंग पॉइंट ऑफ कैनाल, और ईटा सी क्या हो गया, कन्वेंस इफिशियंसी, ठीक है। इससे ये पता चला कि कितना, जब आप पानी जो है रिवर से कैनाल की तरफ मतलब फील्ड पे आ रहा है तो कितना लॉसेस वगैरह हो रहा है, उससे आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या है, इसको हम डेल्टा से सिंबल से डिनोट करते हैं,
इसको हम सेंटीमीटर या फिर हम mm या फिर मीटर में भी कर सकते हैं। ये क्या है, ये टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ओवर एन इरिगेटेड लैंड एट डिफरेंट वाटरिंग थ्रू आउट इंटायर बेस पीरियड। क्या है ये, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ओवर एन इरिगेटेड लैंड, उसी को हम डेल्टा बोल दिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 8.64 इंटू बी डिवाइडेड बाई डी होता है। ठीक है, 8.6564 बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डेल्टा जो है वो है आपका डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड इन मीटर। ठीक है, डी क्या है, बेस पीरियड इन डेज, डी क्या है, ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये आप यहाँ से डेल्टा का वैल्यू निकाल सकते हैं 8.64 इंटू बी डिवाइडेड बाई डी करके। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। ठीक है, क्रॉप अगर राइस है तो उसमें जो एवरेज डेल्टा होगा 120 सेंटीमीटर होगा। अगर गेहूं है, व्हीट है, तो उसमें 37.5 होगा। ठीक है, कॉटन है तो 45 होगा, टोबैको है तो 60 होगा, शुगर केन है तो 90 होगा, पैडी है तो 120 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे 1 क्यूबिक डे होता है 8.64 हेक्टेयर मीटर होता है। 1 क्यूसेक जो होता है वो, क्यूसेक को हम लोग 1 फीट क्यूब पर सेकंड वाले को हम क्यूसेक लिखते हैं, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड वालों को क्यूमिक लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसके बारे में भी आपको डिस्कस कर चुके थे। कल्चरेबल कमांड एरिया जो होता है, कल्चरेबल कमांड सीसीए से, ये ग्रॉस कमांड एरिया का ही एक पार्ट है जो कि कल्टीवेशन के लिए फिट होता है, वही होता है आपका कल्चरेबल कमांड एरिया। क्या हो जाएगा, ग्रॉस कमांड एरिया माइनस अनकल्टिवेबल एरिया, मतलब जिसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका रोड हो गया, रोड पे आप कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते नहीं करते हैं, तो उस टाइप का चीज़ हो जाता है। ठीक है, कल्चरेबल कल्टीवेबल एरिया क्या होता है, ये होता है आपका कल्चरेबल कमांड एरिया माइनस कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया, वो हो जाएगा आपका। ठीक है, कल्चरेबल कल्टीवेबल एरिया हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकालना है अगर आपको, तो कल्टीवेटेड एरिया इंटेंसिटी अगर आपको निकालना है डिवाइडेड बाई टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया इंटू 100 करेंगे तो वो निकल जाएगा आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, मतलब परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया दैट इज प्रपोज टू बी कल्टिवेटेड एनुअली, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसी में एक चीज़ आपको यहाँ पे समझने वाला है कि कौन कौन सा फैक्टर जो है वो ड्यूटी को इफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर, फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी ऑफ वाटर। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, सबसे पहले तो मेथड ऑफ इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन जो है अफेक्ट करेगा ड्यूटी ऑफ वाटर को। ड्यूटी क्या है, हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर है, कितना एक क्यूबिक मीटर में कितना हेक्टेयर लैंड आप इरिगेट कर पाते हैं थ्रू आउट द बेस पीरियड, वो हो जाएगा आपका ड्यूटी। तो मेथड ऑफ इरिगेशन, जैसे कि आपका मेथड ऑफ इरिगेशन वैसा करेंगे जिसमें कि लॉसेस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे ड्यूटी भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ इरिगेशन पर डिपेंड करेगा, मेथड ऑफ इरिगेशन इन विच लॉसेस आर मोर ड्यूटी विल बी लॉस। ठीक है, अगर लॉसेस जो है अगर ज़्यादा होगा तो ड्यूटी क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, ड्यूटी लॉसेस जो है ज़्यादा होगा पानी का, तो ड्यूटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डी इक्वल्स टू हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर होता है, मतलब ए बाई क्यू होता है। ठीक है, लॉस ज़्यादा होगा मतलब कम डिस्चार्ज होगा, तो ड्यूटी क्या होगा, मतलब ये ज़्यादा होगा तो ड्यूटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि जो लॉसेस अगर ज़्यादा होता है तो ड्यूटी क्या होगा, कम होगा। लॉसेस ज़्यादा होता है, इससे आप मत रिलेट करिए, लॉसेस ज़्यादा होगा तो ड्यूटी कम होगा। दूसरा नंबर हम बात करें क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन में आपके ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा।
वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, टेम्परेचर और रेनफॉल पे डिपेंड करेगा। ये है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। तीसरा नंबर आपके टोपोग्राफी ऑफ द एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर एरिया लेवल रहेगा, पूरी तरह से लेवल्ड एरिया होगा तो ड्यूटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर में स्टेट ऑफ क्रॉप पे डिपेंड करेगा। इनिशियल स्टेजेज में क्या होता है, ड्यूटी हाइयर होता है, जबकि लेटर स्टेजेज में ड्यूटी क्या होता है, लोअर होता है। तो स्टेट ऑफ क्रॉप पे भी डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ क्रॉप पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर जो क्रॉप ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट होगा जिस क्रॉप में, उसमें ड्यूटी क्या होगा, कम होगा। तो टाइप ऑफ क्रॉप के ऊपर में भी डिपेंड किया, क्वालिटी ऑफ वाटर के ऊपर में भी डिपेंड करेगा, क्वालिटी ऑफ वाटर के ऊपर में भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर पे ड्यूटी जो है वो डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। कैपेसिटी फैक्टर इक्वल्स टू एवरेज डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटी फैक्टर इक्वल्स टू एवरेज डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है। टाइम फैक्टर इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज द कैनाल हैज रन ड्यूरिंग द वाटरिंग पीरियड डिवाइडेड बाई टोटल वाटरिंग पीरियड, ये हो जाएगा आपका टाइम फैक्टर, ठीक है। मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई डिजाइन ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज, ये आपका टाइम फैक्टर में आ जाएगा, ठीक है। ड्यूटी क्या होगा, ए बाई, आपको तो पता है क्यू होता है, तो डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई कैपेसिटी फैक्टर इनटू टाइम फैक्टर। ये आप याद रखिएगा, कैपेसिटी फैक्टर इक्वल्स टू एवरेज डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिस्चार्ज, टाइम फैक्टर इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज द कैनाल हैज रन ड्यूरिंग द वाटरिंग पीरियड डिवाइडेड बाई टोटल वाटरिंग पीरियड, ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई डिजाइन ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल क्या हो जाएगा, क्यू बाई कैपेसिटी फैक्टर इनटू टाइम फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्रॉप सीजन में खरीफ सीजन क्या होता है, रबी सीजन क्या होता है। खरीफ सीजन में को हम लोग मॉनसून क्रॉप्स बोलते हैं। इसमें आपका खरीफ क्रॉप्स आएगा। खरीफ क्रॉप्स को हम लोग अप्रैल में क्या करते हैं, अप्रैल में लगाते हैं, सोइंग करते हैं और सितंबर में उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। ये हो जाएगा आपका राइस, हो जाएगा मेज, हो जाएगा, ये सब इसके अंदर में आएगा, आपका खरीफ सीजन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। खरीफ सीजन में आ जाएगा राइस और मेज, ठीक है, खरीफ सीजन में आ जाएगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन, मतलब अप्रैल में हम लोग इसको बुआई करते हैं और सितंबर में क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। और रबी सीजन में हम लोग क्या करते हैं, अक्टूबर में, ठीक है, सोइंग करते हैं और मार्च में क्या करते हैं, इसको हार्वेस्टिंग करते हैं। इसमें वीट आ जाएगा। परनियल क्रॉप क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर हम लोग क्या करते हैं, इसको कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसमें शुगर केन आ जाएगा आपका परनियल क्रॉप में। ये 8 मंथ क्रॉप है, ठीक है, इसमें कॉटन भी आता है। क्रॉप रेशियो क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए, क्रॉप एरिया अंडर रबी सीजन डिवाइडेड बाई एरिया अंडर खरीफ सीजन, इसको हम बोलते हैं क्रॉप रेशियो। एरिया अंडर रबी सीजन डिवाइडेड बाई एरिया अंडर खरीफ सीजन, इसको हम क्रॉप रेशियो बोलते हैं। खरीफ सीजन में जब हमको डिस्चार्ज निकालना होगा तो खरीफ का जो डिस्चार्ज होगा, जैसे कि राइस जो है, तो राइस का अगर जो आपका डिस्चार्ज कैपेसिटी होगा, जितना पानी का रिक्वायरमेंट होगा, प्लस आपके क्या हो जाएगा, शुगर केन का, ये दोनों का जो होगा, ये दोनों को हम ऐड जब हम करेंगे, ठीक है, तो खरीफ सीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करिएगा, रबी सीजन में क्या करिएगा, जो डिस्चार्ज निकलेगा वो आपका रबी सीजन का जो डिस्चार्ज होगा, जैसे आप गेहूँ बोए, ठीक है, तो गेहूँ का जो डिस्चार्ज होगा और ये शुगर केन का जो डिस्चार्ज होगा, क्योंकि ये वाला जो शुगर केन है, ठीक है, ईख जो बोलते हैं हम लोग, वो हम लोग 8 ये आपका परनियल क्रॉप है, मतलब हम लोग थ्रू आउट द ईयर हम लोग इसको उगा सकते हैं। तो ये दोनों में ऐड हो जाएगा और दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा आपका डिजाइन डिस्चार्ज, ग्रेटर ऑफ 1 and 2 वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग।
इससे डिजाइन ऑफ ऑनलाइन एलुवियल चैनल, ठीक है, इससे पहले आपको तो इसमें हम लोग देखेंगे इरिगेशन वाटर क्वालिटी, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला चीज़ कि कितना साल्ट सॉल्यूबल है पानी में, इरिगेशन वाटर जो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इससे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, देखिए जो सैलिनिटी कंस्ट्रक्शन है उसका फॉर्मूला होता है C इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू प्लस आर ई माइनस सी यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो C है वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड प्लस अमाउंट ऑफ रेनफॉल माइनस क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड, ठीक है। इससे आप क्या निकालिएगा, सैलिनिटी कंसंट्रेशन निकालिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से, ठीक है। इस फार्मूला से ज़्यादातर नहीं पूछता है, इनडायरेक्टली जो है इसको हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, जिसको कि माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर में हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जनरली पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 250 माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर से कम होगा तो वो किस टाइप का सॉइल होगा, सॉरी वो किस टाइप का होगा, वो आपका लो होगा, ठीक है। ये आपका सब ये लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा और ये सभी टाइप के क्रॉप्स के लिए सूटेबल है। होता है ना कुछ कंसंट्रेशन, साल्ट का कंसंट्रेशन अगर 250 से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होता है, मतलब इसमें लो है, लो कंसंट्रेशन है साल्ट का, वो सभी टाइप के क्रॉप्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 250 से 750 के बीच में है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ठीक है, इस टेबल से, ठीक है। 250 से 750 के बीच में होगा तो ये मीडियम होगा और ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आफ्टर लीचिंग के बाद, ठीक है। लीचिंग क्या है, लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से कि जो भी मिट्टी होता है सॉइल में से, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कि मिट्टी में जो भी घुलनशील कंपोनेंट होता है, जो भी सॉल्युबल कंपोनेंट होता है वो पानी में घुल जाता है और वो क्या होता है, रिस रिस के पानी के साथ मिट्टी से होकर नीचे के लेवल में पहुंच जाता है, पानी जो है वो होगा आपका लीचिंग। तो लीचिंग होने के बाद आप यूज कर सकते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर 750 से 2250 के बीच में होता है तो इसमें हाई कंसंट्रेशन है और ये हाई साल्ट होता है, ठीक है। तो इसको इसको हम लोग जनरली क्या वो करते हैं, हाई साल्ट कंसंट्रेशन होता है इसमें। और 2250 से अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, 2250 से अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है तो ये वेरी हाई इसमें साल्ट कंसंट्रेशन है और ये सुटेबल नहीं होता है, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा वाटर क्वालिटी जो है प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयंस टू अदर कैटायंस, तो इसके लिए आप सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो निकालिएगा। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो अगर आप निकालते हैं, ठीक है, तो Na प्लस डिवाइडेड बाई रूट अंडर Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस डिवाइडेड बाई 2, ये होता है आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। तो साल्ट कंसंट्रेशन इन एक्सेस ऑफ 700 ppm आर हार्मफुल टू द सम प्लांट्स एंड मोर देन 2000 ppm आर इंजीरियस टू ऑल क्रॉप्स, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ सोडियम आयंस इज जनरली लेस देन 5% ऑफ द टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, द परसेंटेज ऑफ सोडियम आयंस इज जनरली लेस देन 5% ऑफ द टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस। आगे देखते हैं हम, ये जो है आपका सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो अगर 0 से 10 है तो लो सोडियम वाटर है, 10 से 18 है तो मीडियम सोडियम वाटर है, 18 से 26 है तो हाई सोडियम वाटर है और ग्रेटर देन 26 है तो वेरी हाई सोडियम वाटर है। ये सभी टाइप्स के क्रॉप और सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। ये जो है ये आपका ओनली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। ये यूज्ड ओनली आफ्टर लीचिंग एंड हार्मफुल फॉर ऑल सॉइल, ये आप सभी सॉइल के लिए हार्मफुल है। और ये आपका जो है ग्रेटर देन 26 जो है वो वेरी हाई सोडियम वाटर होता है, ये सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका जो इरिगेशन क्वालिटी से
वाटर क्वालिटी से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। ये दोनों टेबल आप याद रखिएगा, ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे थ्योरी के बारे में, डिज़ाइन ऑफ अनलाइंड कैनाल के बारे में देखते हैं, ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। डिज़ाइन ऑफ, और एक पार्ट आएगा इसका, बस 2 ही पार्ट में इरिगेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।